मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने अपार्टमेंट से शुरुआत करके दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड बनाई। ये कहानी है रे डालियो की और उनकी बुक प्रिंसिपल्स की। लेकिन ये सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी जर्नी है जहां सबसे बड़ी फेलियर सबसे बड़ी लर्निंग बन गई, जहां पेन सबसे अच्छा टीचर बना और जहां ब्रूटल ऑनेस्टी ने एक एम्पायर बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं सन 1975 से। रे डालियो एक यंग मैन है, अभी अभी एमबीए किया है और उसने अपने न्यूयॉर्क के छोटे से अपार्टमेंट में ब्रिज वाटर एसोसिएट्स नाम की कंपनी शुरू की है। कंपनी कहना तो बड़ी बात है, ये सिर्फ रे था और एक कैलकुलेटर, लेकिन उसके दिमाग में बड़े सपने थे और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके पास एक यूनिक अप्रोच था लाइफ और बिजनेस को देखने का। रे शुरू से ही अलग था। जब बाकी लोग मार्केट्स को लक या इंट्यूशन से समझने की कोशिश करते थे, रे उसे साइंस की तरह ट्रीट करता था। वो सोचता था कि अगर मैं मार्केट्स को समझ सकूं, पैटर्न्स पहचान सकूं, प्रिंसिपल्स डिस्कवर कर सकूं, तो मैं कंसिस्टेंटली अच्छे डिसीजंस ले सकता हूं। और उसने एग्जैक्टली यही किया। वो हर डिसीजन को डॉक्यूमेंट करता था, हर मिस्टेक को एनालाइज करता था, हर सक्सेस को डाइसेक्ट करता था। वो सोचता था कि लाइफ एक गेम है और अगर तुम रूल्स समझ लो, पैटर्न समझ लो, तो तुम ज्यादा बार जीत सकते हो। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1982 में। रे कॉन्फिडेंट था, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट। उसने स्टडी किया था, डेटा एनालाइज किया था और उसे पूरा यकीन था कि अमेरिकन इकोनॉमी एक मैसिव डिप्रेशन में जाने वाली है। उसने ये प्रिडिक्शन पब्लिकली भी किया, टीवी इंटरव्यूज में, कांग्रेस की मीटिंग्स में। उसने अपने सारे क्लाइंट्स को एडवाइस दी कि वो अपने इन्वेस्टमेंट सेफ रखें क्योंकि मार्केट क्रैश होने वाला है। और फिर क्या हुआ? एग्जैक्ट ऑपोजिट। इकोनॉमी बूम्ड, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। रे कंप्लीटली, टोटली, एम्बैरेसिंगली गलत निकला और कॉन्सिक्वेंसेस भयानक थे। उसके ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट्स ने उसे छोड़ दिया। ब्रिज वाटर लगभग बैंकरप्ट हो गया। रे को अपने एम्प्लॉइज को फायर करना पड़ा। एक समय वो था जब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने फैमिली के लिए प्रॉपर क्रिसमस सेलिब्रेशन कर सके। उसे अपने डैड से पैसे उधार लेने पड़े। इमेजिन करो, तुम कॉन्फिडेंट थे, तुमने पब्लिकली अनाउंसमेंट्स किए थे, तुम्हें लगा था कि तुम सब कुछ समझते हो और फिर तुम स्पेक्टैक्युलरली फेल हो गए। एम्बैरेसमेंट, शेम, फाइनेंशियल रूइन, सब कुछ एक साथ। कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो शायद गिव अप कर देता, शायद कह देता कि बिजनेस मेरे लिए नहीं है और कोई सेफ जॉब ढूंढ लेता। लेकिन रे ने कुछ और किया। उसने इस फेलियर को डीपली स्टडी किया। उसने खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट क्वेश्चंस पूछे कि मैं गलत क्यों था, मेरी थिंकिंग में क्या फ्लॉ था, मैंने क्या मिस किया, मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों था। और इस डीप इंट्रोस्पेक्शन से रे को लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट मिली, पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स प्रोग्रेस। दर्द अपने आप में बेकार है, लेकिन अगर तुम उस दर्द को रिफ्लेक्ट करो, उससे सीखो, तो वो प्रोग्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये फॉर्मूला रे की पूरी फिलॉसफी का फाउंडेशन बन गया। रे ने रियलाइज किया कि उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक ओवर कॉन्फिडेंस थी। वो सोचता था कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन रियलिटी ये थी कि मार्केट्स इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स हैं और कोई भी एक इंसान सब कुछ नहीं जान सकता। तो उसने एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच डेवलप किया, रैडिकल ओपन माइंडेडनेस। रैडिकल ओपन माइंडेडनेस का मतलब है कि तुम अपनी ओपिनियंस को टेंटेटिव रखो। तुम मानो कि तुम गलत हो सकते हो, बल्कि शायद तुम गलत हो। और सबसे स्मार्ट लोग वो हैं जो एक्टिवली अपनी थिंकिंग को चैलेंज करते हैं, दूसरों की ओपिनियंस सुनते हैं, स्पेशली उनकी जो डिसएग्री करते हैं। रे ने ब्रिज वाटर में एक यूनिक कल्चर बनाया, जिसे उसने आइडिया मेरिटोक्रेसी कहा। इस कल्चर में हायरार्की बेस्ड ऑन सीनियरिटी नहीं थी, बल्कि बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ आइडियाज थी। मतलब ये नहीं मैटर करता कि तुम सीईओ हो या इंटर्न, अगर तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लॉजिकल है, डेटा बैक्ड है, तो वो कंसिडर होगा। और अगर सीईओ का आइडिया वीक है तो वो भी चैलेंज होगा। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंप्लीमेंट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था, क्योंकि इसके लिए रे को खुद को वल्नरेबल बनाना पड़ा। उसे एक्सेप्ट करना पड़ा कि वो गलत हो सकता है। उसे अपने एम्प्लॉयज से क्रिटिकल फीडबैक लेना पड़ा, और सिर्फ फीडबैक लेना नहीं, एक्चुअली उस पर एक्ट करना पड़ा। रे ने एक सिस्टम बनाया जिसमें हर मीटिंग रिकॉर्ड होती थी, हर डिसीजन डॉक्यूमेंट होता था और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर किसी को दूसरों को रेट करने की फ्रीडम थी।
अगर किसी मीटिंग में कोई पर्सन अच्छे आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे रहा था तो दूसरे लोग रियल टाइम में उसे फीडबैक दे सकते थे। यहां तक कि जूनियर एम्प्लॉइज भी रे को फीडबैक देते थे कि वो कहां गलत था। इमेजिन करो ये एनवायरनमेंट। आज की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो हम बॉस को खुश रखने के चक्कर में रहते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन यहां कल्चर एग्जैक्टली ऑपोजिट थी। डिसएग्री करना एनकरेज था, सवाल पूछना एक्सपेक्टेड था, ब्लाइंड अग्रीमेंट को वीकनेस माना जाता था। शुरुआत में बहुत से लोग इस कल्चर को हैंडल नहीं कर पाते थे। कुछ लोग महसूस करते थे कि ये टू हार्श है, टू कन्फ्रंटेशनल है। कुछ लोग पर्सनली हर्ट फील करते थे जब उनकी आइडियाज चैलेंज होती थीं। लेकिन रे का मोटिव क्लियर था। वो ट्रुथ चाहता था, कंफर्ट नहीं। वो एक्यूरेसी चाहता था, पोलाइटनेस नहीं। रे ने इसे रैडिकल ट्रांसपेरेंसी कहा। रैडिकल ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि कोई सीक्रेट्स नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई हिडन एजेंडाज नहीं। सब कुछ ओपन है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। अगर रे किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है तो वो सीधे उसे बताएगा, बल्कि पूरी टीम के सामने बताएगा ताकि सब सीख सकें। ये सुनकर हार्श लगता है और ऑनेस्टली ये था भी। लेकिन रे का आर्ग्यूमेंट था कि रियल वर्ल्ड हार्श है। मार्केट तुम्हारी फीलिंग्स नहीं देखता। अगर तुम गलत डिसीजन लेते हो तो तुम लूज करोगे, चाहे तुम कितने भी नाइस पर्सन हो। तो कंपनी के अंदर भी हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, भले ही वो अनकंफर्टेबल हो। और इस अप्रोच के रिजल्ट्स अमेजिंग थे। ब्रिज वाटर रिकवर हुआ, ग्रो हुआ और इवेंचुअली दुनिया की लार्जेस्ट हेज फंड बन गया। लेकिन सक्सेस सिर्फ फाइनेंशियली नहीं थी। रियल सक्सेस थी कि रे ने ऐसे प्रिंसिपल्स डेवलप किए जो लाइफ के हर एरिया में अप्लाई हो सकते थे। रे की बुक में सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है लाइफ प्रिंसिपल्स। उसका कहना है कि जिंदगी एसेंशियली एक सीरीज ऑफ चॉइसेस हैं। हर मोमेंट में हम कुछ ना कुछ चूज कर रहे हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ आवर डिसीजंस पर। तो अगर हम बेटर डिसीजंस लेना सीख जाएं तो हम बेटर लाइफ जी सकते हैं। लेकिन बेटर डिसीजंस कैसे लें? रे कहता है कि सबसे पहले हमें अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा एग्जैक्टली जैसी वो है, जैसी हम चाहते हैं वैसी नहीं। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन मोस्ट लोग ये नहीं करते। हम रियलिटी को डिनाई करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, शुगर कोट करते हैं। मान लो तुम्हारी स्टडीज़ वीक हैं। रियलिटी ये है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे या तुम्हारा अप्रोच गलत है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि टीचर अच्छा नहीं है, सिस्टम खराब है, मेरी लक खराब है। हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि एक्सक्यूजेस बनाते हैं। रे कहता है कि ये एक्सट्रीमली डेंजरस है, क्योंकि अगर तुम प्रॉब्लम को ही एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सॉल्व कैसे करोगे? पहला स्टेप है ब्रूटल ऑनेस्टी विद योरसेल्फ। देखो मिरर में और एडमिट करो कि हाँ, मैं काफ़ी मेहनत नहीं कर रहा, यहाँ मेरा अप्रोच सही नहीं है। जितनी जल्दी तुम रियलिटी एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी तुम उसे चेंज कर सकते हो। रे ने अपनी लाइफ में इसे बार बार अप्लाई किया। जब वो 1982 में फेल हुआ तो उसने रियलिटी को एक्सेप्ट किया कि मैं गलत था, मेरी एनालिसिस फ्लॉट थी, मुझे इंप्रूव करना होगा। इस एक्सेप्टेंस ने ही उसे ट्रांसफॉर्म करने का रास्ता दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एम्ब्रेस रियलिटी एंड डील विद इट। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स आएंगे। ये नॉर्मल है, ये एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स आएंगी या नहीं, क्वेश्चन ये है कि तुम उनके साथ कैसे डील करोगे। रे एक पावरफुल एनालॉजी देता है। वो कहता है कि लाइफ एक जंगल जिम की तरह है, ऑब्स्टिकल्स की एक सीरीज। तुम्हारे सामने बैरियर्स आएंगे, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो रुक जाओ, कंप्लेन करो, गिव अप कर दो, या फिर उस बैरियर को एक पजल की तरह ट्रीट करो, सोल्यूशन ढूंढो, उसे ओवरकम करो और आगे बढ़ो। एंड हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, जब तुम एक बैरियर क्रॉस करते हो तो तुम स्ट्रॉन्गर बनते हो, स्मार्टर बनते हो। तो एक्चुअली बैरियर्स तुम्हारे एनिमीज नहीं हैं, वो तुम्हारे ग्रोथ का मीडियम है। ये माइंडसेट शिफ्ट रेवोल्यूशनरी है। हम जनरली प्रॉब्लम्स को नेगेटिव देखते हैं, उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रे कहता है कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सीखने की, ग्रो करने की, इवॉल्व करने की। जो लोग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो नहीं हैं जिन्हें कम प्रॉब्लम्स आती हैं, बल्कि वो हैं जो प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं। रे का एक और पावरफुल प्रिंसिपल है टू बी रैडिकली ओपन माइंडेड एंड रैडिकली ट्रांसपेरेंट। हमने इसके बारे में थोड़ा बात की है, लेकिन इसे पर्सनली अप्लाई करना बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। रैडिकली ओपन माइंडेड होने का मतलब है कि तुम जेन्युइनली दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करो। जब कोई तुमसे डिसएग्री करे तो तुम्हारी पहली रिएक्शन डिफेंसिव नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग, इस इंसान की थिंकिंग ऐसी क्यों है? शायद इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास नहीं है, शायद इसका पर्सपेक्टिव वैलिड है।
ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा ईगो इसमें बाधा डालता है। जब कोई हमसे डिसएग्री करता है तो हम पर्सनली अटैक फील करते हैं। लेकिन रे कहता है कि ये थिंकिंग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। अगर तुम हमेशा राइट होने पर इंसिस्ट करोगे तो तुम सीखोगे कैसे? ग्रोथ तो तब होती है जब तुम गलत होते हो और फिर करेक्ट करते हो। रे ने अपनी लाइफ में इसे इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स डेवलप की। उसने स्मार्ट लोगों को हायर किया जो उससे डिसएग्री कर सकें। उसने एक कल्चर बनाया जहां डिसएग्रीमेंट को सेलिब्रेट किया जाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने खुद को ट्रेन किया कि क्रिटिसिज्म को गिफ्ट की तरह ट्रीट करे, इंसल्ट की तरह नहीं। सोचो, अगर कोई तुम्हें बताता है कि तुम किसी चीज में गलत हो तो एक्चुअली वो तुम्हारी मदद कर रहा है। वो तुम्हें एक पर्सपेक्टिव दे रहा है जो तुम्हारे पास नहीं था। वो तुम्हें गलती से बचा रहा है। तो तुम्हें डिफेंसिव क्यों होना चाहिए? तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। लेकिन ये माइंड शिफ्ट करना बहुत चैलेंजिंग है। रे खुद मानता है कि उसे ईयर्स लगे ये सीखने में। और आज भी कभी कभी जब कोई उसे चैलेंज करता है तो उसका इनिशियल रिएक्शन डिफेंसिव होता है। लेकिन उसने कॉन्शियस एफर्ट किया है इस रिएक्शन को ओवरराइड करने का। रे का एक और फैसिनेटिंग प्रिंसिपल है टू अंडरस्टैंड दैट पीपल आर वायर्ड वेरी डिफरेंटली। हम सब अलग हैं। हमारी स्ट्रेंथ्स अलग हैं, हमारी वीकनेसेस अलग हैं, हमारा थिंकिंग स्टाइल अलग है। और ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है। रे कहता है कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब हमारी तरह सोचें, हमारी तरह रिएक्ट करें। जब वो नहीं करते तो हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग नेचुरली डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करते हैं, एक्यूरेसी पर ध्यान देते हैं। और कुछ लोग नेचुरली बिग पिक्चर थिंकर्स होते हैं। वो ओवरऑल विजन देखते हैं, डिटेल्स में कम इंटरेस्ट रखते हैं। दोनों टाइप्स वैल्यूएबल हैं, दोनों टाइप्स ज़रूरी हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब डिटेल ओरिएंटेड पर्सन बिग पिक्चर पर्सन को केयरलेस बोलता है और बिग पिक्चर पर्सन डिटेल ओरिएंटेड पर्सन को निटपिकी बोलता है। रे ने ब्रिजवाटर में एक फैसिनेटिंग सिस्टम बनाया। उसने हर एम्प्लॉय को साइकोमेट्रिक टेस्ट्स के थ्रू इवैल्यूएट किया और उनकी नेचुरल टेंडेंसीज को डॉक्यूमेंट किया। फिर उसने लोगों को उन रोल्स में रखा जो उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइंड थी। एक डिटेल ओरिएंटेड पर्सन को ऑपरेशंस में रखा, एक बिग पिक्चर थिंकर को स्ट्रेटजी में रखा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस इंफॉर्मेशन को ओपनली शेयर किया गया। मतलब अगर तुम किसी के साथ काम कर रहे हो तो तुम देख सकते हो कि उसकी नेचुरल टेंडेंसीज क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं। इससे मिसकम्युनिकेशन कम होती है, एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होती हैं और कोलैबोरेशन बेहतर होता है। ये प्रिंसिपल पर्सनली भी अप्लाई हो सकता है। तुम खुद को एनालाइज कर सकते हो, मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मैं किस टाइप के टास्क्स में नेचुरली अच्छा हूँ, किस टाइप के टास्क्स में मैं स्ट्रगल करता हूँ। और फिर तुम कॉन्शियसली ऐसे अपॉर्चुनिटीज चूज कर सकते हो जो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइन करती हैं। रे का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मेक योर डिसीजंस एज एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेशंस। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है लेकिन एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल है। रे कहता है कि हर डिसीजन को प्रोबेबिलिटी और मैग्नीट्यूड के टर्म्स में सोचो। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सेफ है, 80% चांसेस हैं कि तुम्हें मॉडरेट सक्सेस मिलेगी। ऑप्शन बी रिस्की है, 30% चांसेस हैं कि तुम्हें मैसिव सक्सेस मिलेगी, लेकिन 70% चांसेस हैं कि तुम फेल होगे। मोस्ट लोग ऑप्शन ए चूज करेंगे क्योंकि वो सेफ लगता है, लेकिन रे कहता है कि तुम्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए। अगर ऑप्शन बी की मैसिव सक्सेस बहुत बड़ी है तो इवन 30% प्रोबेबिलिटी के साथ भी उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन ए से ज़्यादा हो सकती है। और अगर तुम ऑप्शन बी को मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर सकते हो तो मैथमेटिकली तुम लॉन्ग रन में सक्सीड करोगे। ये थिंकिंग स्पेशली इंपॉर्टेंट है यंग एज में। जब तुम यंग हो तो तुम्हारे पास टाइम है फेल होने का, रिकवर करने का, फिर से ट्राई करने का। तो तुम्हें कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने चाहिए। तुम्हें सेफ पाथ पर नहीं चलना चाहिए जस्ट बिकॉज वो कंफर्टेबल है। रे अपनी लाइफ में इसे बार बार अप्लाई करता रहा। जब उसने ब्रिजवाटर शुरू किया तो वो रिस्की डिसीजन था। जब उसने अपना यूनिक कल्चर बनाया तो वो रिस्की था। बहुत से टैलेंटेड लोग इस कल्चर को हैंडल नहीं कर पाते थे और चले जाते थे। लेकिन रे ने कैलकुलेट किया कि लॉन्ग रन में ये अप्रोच बेटर रिजल्ट्स देगा और वो सही निकला। रे का एक और पावरफुल आइडिया है मेक योर डिसीजंस एज एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेशंस। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है लेकिन एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल है। रे कहता है कि हर डिसीजन को प्रोबेबिलिटी और मैग्नीट्यूड के टर्म्स में सोचो। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सेफ है, 80% चांसेस हैं कि तुम्हें मॉडरेट सक्सेस मिलेगी। ऑप्शन बी रिस्की है, 30% चांसेस हैं कि तुम्हें मैसिव सक्सेस मिलेगी, लेकिन 70% चांसेस हैं कि तुम फेल होगे।
मोस्ट लोग ऑप्शन ए चूज करेंगे क्योंकि वो सेफ लगता है, लेकिन रे कहता है कि तुम्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए। अगर ऑप्शन बी की मैसिव सक्सेस बहुत बड़ी है तो इवन 30% प्रोबेबिलिटी के साथ भी उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन ए से ज़्यादा हो सकती है। और अगर तुम ऑप्शन बी को मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर सकते हो तो मैथमेटिकली तुम लॉन्ग रन में सक्सीड करोगे। ये थिंकिंग स्पेशली इंपॉर्टेंट है यंग एज में। जब तुम यंग हो तो तुम्हारे पास टाइम है फेल होने का, रिकवर करने का, फिर से ट्राई करने का। तो तुम्हें कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने चाहिए। तुम्हें सेफ पाथ पर नहीं चलना चाहिए जस्ट बिकॉज वो कंफर्टेबल है। रे अपनी लाइफ में इसे बार बार अप्लाई करता रहा। जब उसने ब्रिज वाटर शुरू किया तो वो रिस्की डिसीजन था। जब उसने अपना यूनिक कल्चर बनाया तो वो रिस्की था। बहुत से टैलेंटेड लोग इस कल्चर को हैंडल नहीं कर पाते थे और चले जाते थे, लेकिन रे ने कैलकुलेट किया कि लॉन्ग रन में ये अप्रोच बेटर रिजल्ट्स देगा, और वो सही निकला। रे का एक और पावरफुल आइडिया है सिस्टमाइज योर डिसीजन मेकिंग। उसका कहना है कि अगर तुम एक ही टाइप के डिसीजंस बार बार ले रहे हो तो तुम्हें उसके लिए प्रिंसिपल्स बनाने चाहिए, एल्गोरिदम्स बनाने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ब्रिज वाटर में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को प्योर इंट्यूशन पर नहीं छोड़ा जाता। रे और उसकी टीम ने ईयर्स स्पेंड किए अंडरस्टैंडिंग मार्केट पैटर्न्स, हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करते हुए, और फिर उन्होंने एल्गोरिदम्स बनाए जो सिस्टमैटिकली डिसीजंस लेते हैं। ये एल्गोरिदम्स ह्यूमन बायसेस से फ्री हैं। वो इमोशनल नहीं होते, वो पैनिक नहीं करते, वो ग्रीड से ड्रिवन नहीं होते। तुम्हारी लाइफ में भी तुम ये अप्लाई कर सकते हो। जब तुम एक मिस्टेक करते हो तो सिंपली रिग्रेट करके मूव ऑन मत करो। रिफ्लेक्ट करो, ये मिस्टेक क्यों हुई, मैंने क्या अज्यूम किया जो गलत निकला, मैंने कौन सी इंफॉर्मेशन मिस की, और फिर एक प्रिंसिपल बनाओ कि अगली बार जब मैं ऐसी सिचुएशन में होऊंगा तो मैं ये स्पेसिफिकली करूंगा। रे ने अपनी पूरी लाइफ में ये किया। हर मिस्टेक के बाद, हर सक्सेस के बाद वो डॉक्यूमेंट करता था, क्या काम किया, क्या नहीं किया, क्यों, और धीरे धीरे उसने एक प्रिंसिपल्स की लाइब्रेरी बना ली। जीवन जीने के प्रिंसिपल्स, डिसीजंस लेने के प्रिंसिपल्स, लोगों के साथ डील करने के प्रिंसिपल्स। और ये प्रिंसिपल्स सिर्फ उसके लिए नहीं थी, उन्होंने पूरी ब्रिज वाटर टीम के साथ ये प्रिंसिपल्स शेयर की। मतलब अगर कोई नया पर्सन ज्वाइन करता था तो उसे ये डॉक्यूमेंटेड प्रिंसिपल्स मिलती थी कि ऐसी सिचुएशन में हम जनरली ये अप्रोच फॉलो करते हैं बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंस से हमने ये सीखा है। इस अप्रोच ने ब्रिज वाटर को इनक्रेडिबली कंसिस्टेंट बना दिया, क्योंकि डिसीजंस इंडिविजुअल विम्स पर डिपेंड नहीं कर रहे थे बल्कि टेस्टेड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थे। रे का सबसे इंस्पायरिंग मैसेज ये है, पेन इज अ सिग्नल दैट यू नीड टू फाइंड सॉल्यूशंस सो यू कैन प्रोग्रेस। जब लाइफ में कुछ पेनफुल होता है तो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है उससे भागने की, उसे अवॉइड करने की, लेकिन रे कहता है कि पेन एक्चुअली एक गिफ्ट है। वो तुम्हें बता रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ सीखना है, कुछ चेंज करना है। सोचो, जब तुम्हें फिजिकल पेन होता है तो वो तुम्हारे बॉडी का सिग्नल है कि डेंजर है। अगर तुम्हारा हाथ फायर में जा रहा है तो पेन तुम्हें बचा रहा है। सिमिलरली इमोशनल या प्रोफेशनल पेन भी सिग्नल्स हैं। अगर तुम अपनी जॉब में मिजरेबल हो तो ये सिग्नल है कि शायद ये जॉब तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर तुम्हारी रिलेशनशिप में कॉन्स्टेंटली फाइट्स हो रही हैं तो ये सिग्नल है कि कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं जिन्हें एड्रेस करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पेन को नम करने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस के थ्रू, डिनायल के थ्रू, सब्सटेंसेस के थ्रू। हम उस पेन से सीखते नहीं बल्कि उसे सप्रेस करते हैं, और ये अप्रोच हमें कहीं नहीं ले जाती। रे का फॉर्मूला सिंपल है, पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स प्रोग्रेस। जब पेनफुल चीज हो तो उसमें बैठो, उसे फील करो, उसे अंडरस्टैंड करो, पूछो ये पेन मुझे क्या सिखा रहा है, ये सिचुएशन मेरे बारे में क्या रिवील कर रहा है, मुझे क्या चेंज करना चाहिए। ये अप्रोच ने रे को ट्रांसफॉर्म किया। 1982 की फेलियर, जो उसकी लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट था, वो उसकी सबसे बड़ी टीचर बन गई। उसने उसे ह्यूमिलिटी सिखाई, ओपन माइंडेडनेस सिखाई, सिस्टमैटिक थिंकिंग सिखाई। अगर वो फेलियर नहीं होती तो रे शायद एरोगेंट बना रहता, ओवर कॉन्फिडेंट बना रहता, और शायद कभी ब्रिज वाटर इतना सक्सेसफुल नहीं होता। मित्रा, प्रिंसिपल्स एक लाइफ चेंजिंग बुक है, क्योंकि ये हमें एक फ्रेमवर्क देती है डिसीजंस लेने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, लाइफ जीने का। रे डालियो ने अपनी 40+ ईयर्स की जर्नी में जो कुछ भी सीखा वो सब इस बुक में डिस्टिल किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रिंसिपल्स तुम्हारे प्रिंसिपल्स नहीं बनने चाहिए। रे खुद कहता है, ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं जो मेरे वैल्यूज और मेरी एक्सपीरियंसेस से आए हैं। तुम्हें अपने प्रिंसिपल्स डेवलप करने चाहिए जो तुम्हारी वैल्यूज और तुम्हारी एक्सपीरियंसेस से आए। लेकिन प्रोसेस सेम है, रिफ्लेक्ट करो, डॉक्यूमेंट करो, लर्न करो। जब कुछ अच्छा हो तो एनालाइज करो क्यों, जब कुछ बुरा हो तो एनालाइज करो क्यों।
पैटर्न्स देखो, प्रिंसिपल्स बनाओ, उन्हें टेस्ट करो, रिफाइन करो और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनेस्ट रहो खुद के साथ। रे की सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं है कि वो सबसे स्मार्ट था या सबसे टैलेंटेड था। उसकी सक्सेस का सीक्रेट ये है कि वो ब्रूटली ऑनेस्ट था खुद के साथ, रेडिकली ओपन माइंडेड था दूसरों के साथ और सिस्टमैटिकली सीखता रहा अपनी मिस्टेक से। ये अप्रोच सिर्फ बिजनेस में काम नहीं करती, ये लाइफ के हर एरिया में काम करती है, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, पर्सनल ग्रोथ में, हर जगह। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ एक जर्नी है जहां हम कॉन्स्टेंटली सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको रे डालियो की ये इनक्रेडिबल जर्नी इंस्पायरिंग लगी, अगर आपको लगता है कि आप भी प्रिंसिपल्स बेस्ड अप्रोच अपना सकते हैं अपनी लाइफ में, तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स के समरीज शेयर करते हैं जो आपकी थिंकिंग को चैलेंज करती हैं, आपको नए पर्सपेक्टिव्स देती हैं, आपको बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करती हैं। रे डालियो की स्टोरी हमें सिखाती है कि फेलियर सिर्फ फेलियर नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक टीचर है, एक स्टेपिंग स्टोन है। जब तुम फेल होते हो तब तुम्हारे पास चॉइस है, या तो विक्टिम बन जाओ या तो स्टूडेंट बन जाओ। रे ने स्टूडेंट बनना चूज किया और वो चॉइस ने उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। तो आज से शुरू करो। जब कुछ गलत हो तो ब्लेम गेम खेलने की बजाय रिफ्लेक्ट करो। जब कोई तुमसे डिसएग्री करे तो डिफेंसिव होने की बजाय क्यूरियस बनो। जब पेन हो तो सप्रेस करने की बजाय उससे सीखो और धीरे धीरे तुम अपनी प्रिंसिपल्स डेवलप करोगे। प्रिंसिपल्स जो तुम्हें गाइड करेंगी, तुम्हें स्ट्रांग बनाएंगी, तुम्हें सक्सेसफुल बनाएंगी। रिमेंबर, तुम ऑलरेडी एक जर्नी पर हो। हर दिन तुम डिसीजंस ले रहे हो, एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हो। क्वेश्चन ये है, क्या तुम उन एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हो? क्या तुम कॉन्शियसली ग्रो कर रहे हो? क्या तुम अपनी प्रिंसिपल्स डेवलप कर रहे हो? जवाब तुम्हारे हैंड्स में है और बुक समरी अड्डा इस जर्नी में तुम्हारे साथ है, तुम्हें पावरफुल इंसाइट्स देने के लिए, तुम्हें इंस्पायर करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है, लक पर नहीं।